हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। उम्मीद करते हैं आप लोग अपने घरों में स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख रहे होंगे। क्योंकि जो लोग भी यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं या जिन लोगों का सपना है कि वो दरोगा बने, तो उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, अगर उनको ना पता हो तो, कि अब आप लोगों का मतलब अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। जो भर्ती बोर्ड के डीजी हैं विश्वकर्मा जी, उन्होंने मतलब बोल दिया है कि अब आपका जो एग्ज़ाम है वो यूपीएसआई का अक्टूबर में हमें करवाना है। और आपको पता है कि अगली साल इलेक्शन है, तो दिसंबर में आपको पता है आचार संहिता लग जाएगी। तो योगी सरकार भी ज़रूर ये चाह रही होगी कि मैं जाते जाते कुछ लोगों को रोज़गार दे जाऊं और कुछ लोगों का भला हो जाए। तो इस चीज़ का आप लोग भी फ़ायदा उठा सकते हो। तो ये एग्ज़ाम जो है आपका अक्टूबर में कंडक्ट होने की संभावना है और इसके 1 महीने बाद मतलब नवंबर में आसपास इसकी रनिंग होगी और दिसंबर में इसका आपको ट्रेनिंग में भेजने की तैयारी चल रही है, जैसा कि जो डीजी साहब हैं उनका बयान आया है। अब क्या होता है क्या नहीं होता है वो बाद की बात है, फ्यूचर की बात है। क्या होगा इतना तो मेरा भी वो नहीं है कि मैं आपको एग्जैक्ट बता सकूं कि फ्यूचर में क्या होगा। तो अभी तक का जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। खैर छोड़िए, आप लोग अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। एग्ज़ाम अक्टूबर में हो, दिसंबर में हो, जब हो, आप लोग अपनी प्रिपरेशन अच्छे से रखिए। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, वो हम लोग असल में बीच में थोड़ा सा मेरा एक दूसरा एग्ज़ाम पड़ा हुआ है, जूनियर असिस्टेंट का मुझे टाइपिंग देनी है, तो उस चक्कर में थोड़ा सा बीच में थोड़ा सा दिक्कत हो गया, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। किसी दूसरे एग्ज़ाम में फंसा हुआ हूँ मैं। तो अब कोशिश की जाएगी कि मैं उस एग्ज़ाम के बाद मैं आपको अच्छे से वीडियो लगातार रेगुलर वे में प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ोगे। आज का जो टॉपिक हमारा है वो हमने मूल अधिकार जो होते हैं आपके भारतीय संविधान में, मूल अधिकार एक टॉपिक है और ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है यहाँ से एक क्वेश्चन ना आए। यूपीएसआई के लिहाज से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये आपका। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपके बनने ही बनने हैं और बहुत सिंपल वे में रहता है और ये जानना भी आपको ज़रूरी है। आप कोई भी अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, नहीं भी कर रहे हो, आप पढ़े लिखे हो, तो उम्मीद है इस चीज़ की जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए हम लोग आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं, मूल अधिकार। ठीक है, देखिए मूल अधिकार की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम इसके महत्व के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि देखिए एक वाक़या हुआ था 1982 में। इस चीज़ को समझिए, 1982 में जब भारत में एशियाई खेलों की तैयारी चल रही थी, उस टाइम क्या हुआ था, सरकार ने बहुत सारे लोगों को कुछ ठेकेदारों को फ्लाईओवर, ओवरब्रिज या जो भी सड़कें थी वो बनाने के लिए ठेका दिया था, जिससे उन लोगों ने बहुत एक बड़े पैमाने पे जो ठेकेदार थे उन्होंने मज़दूरों को काम पे लगाया। ठीक है, और उनका खूब शोषण किया। मतलब उनको जो दयनीय स्थिति थी ये थी कि जितनी उनको मजदूरी मिलनी चाहिए थी वो भी उनको नहीं दी गई। ठीक है, बाद में क्या हुआ, इस चीज़ को जो है एक न्यायालय में एक याचिका दायर की गई। जब याचिका दायर की गई तो न्यायालय ने इस चीज़ को सुना और न्यायालय ने इस चीज़ को जो मज़दूर थे उनके मूल अधिकारों का हनन माना। ठीक है, तो और न्यायालय था, उन्होंने फैसला दिया कि जो भी मज़दूर है, बेगार या बंधुआ मजदूरी जैसा कोई भी नागरिक को प्राप्त शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। मतलब जिनको अगर मजदूरी नहीं मिली है तो उनका ये मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। न्यायालय ने इस दलील को स्वीकार कर लिया और सरकार को निर्देश दिया कि वह इन हज़ारों मजदूरों को उनके काम के लिए तयशुदा मजदूरी दिलाए। तो आप इस चीज़ को समझिए, देखिए ये एक आम लोगों के लिए मौलिक अधिकार कितना ज़रूरी है, समझ रहे हैं। जब भी मौलिक अधिकारों का हनन होता है हमारे, तो हम अपना कोर्ट में जा सकते हैं, चाहे वो सरकार हो या कोई स्थानीय प्रशासन हो, ऐसी कोई भी संस्था हो जो आपका मौलिक अधिकार आपका हनन कर सकता है, आप उसके विरुद्ध में न्यायालय में अपील कर सकते हैं। ठीक है, एक और मामला थोड़ा सा जान लेते हैं कि देखिए कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है। असम के एक नागरिक थे जिनका नाम था मचल लालुंग, ये नाम आपको दिख रहा होगा।
इनको एक बार गिरफ्तार किया गया था 23 साल की उम्र में। तो ये हुआ क्या है इनके साथ कि ये जो है इनके ऊपर एक आरोप था कि किसी को इन्होंने गंभीर चोट पहुंचाई है, ठीक है। तो लेकिन जब मुकदमे की सुनवाई हुई तो ये पाया गया कि इनकी मानसिक जो स्थिति है वो अभी ठीक नहीं है। और जब ये इस तरीके की कंडीशन कभी आती है कि किसी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो न्यायालय ये देता है कि पहले इनको इलाज करवाइए, जब इनकी मानसिक स्थिति ठीक हो जाएगी तब हम इनकी केस की सुनवाई को हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इनके केस में थोड़ा सा चीज़ें उल्टी हो गई। इनके केस में क्या हुआ वो थोड़ा सा हम जानने का कोशिश करते हैं कि इनके केस में क्या हुआ। तो क्या हुआ, इनको एक जो हॉस्पिटल था वहाँ पे इनको एडमिट किया गया। इनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद इनकी जो मानसिक स्थिति थी मच्छल लालुंग की, वो क्या हो गई, ठीक हो गई। तो लालुंग जी की जो स्थिति जब ठीक हो गई तो अस्पताल की तरफ से कई बार डॉक्टर्स के द्वारा जेल अधिकारियों को कई बार 1967 में 1996 में इनको चिट्ठी भेजी गई कि लालुंग साहब आप स्वस्थ हैं, अब इन पर मुकदमा चलाया जाए। लेकिन इत्तेफाक मतलब इतना बुरा ये सिस्टम की वजह से क्या हुआ कि किसी ने इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दिया। और ध्यान नहीं दिया गया तो क्या हुआ कि फिर जब बाद में जुलाई 2005 में इनको क्या किया गया, रिहा किया गया। 77 वर्ष के वर्ष में इनकी उम्र जब हो गई तब उनको रिहा किया गया और ये 54 वर्ष तक जेल में रहे, ठीक है, पुलिस हिरासत में रहे। इस दौरान क्या हुआ कि उसके मुकदमे की एक भी बार सुनवाई ही नहीं हुई। जब मानवाधिकार आयोग द्वारा नियुक्त एक टीम थी, जब वो वहाँ पे गई तो उनका बंदियों का जब उन्होंने जो कैदी थे उनका जब निरीक्षण किया तब उनको इस चीज़ के बारे में जानकारी हुई और उन्होंने तब जाके इनको स्वतंत्र होने का अवसर प्रदान किया। तो देखिए इससे क्या हुआ, जो मच्छल लालुंग थे इनका पूरा जीवन ही बर्बाद हो गया, पूरा जीवन ही उसमें चला गया और इनकी एक सुनवाई तक नहीं हो पाई, समझ रहे हो। तो ये हमारे सिस्टम की कुछ खामियां रही हैं। तो ऐसे सिस्टम को ही सुधारने के लिए ये जो मौलिक अधिकार हैं इनका होना हम लोगों के लिए वरदान है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें बहुत ज़रूरी समझनी चाहिए। अभी तक हमने ये जाना कि मौलिक अधिकार हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, लेकिन अब हम लोग कुछ फैक्ट जानेंगे जो हमारे यूपीएसआई के लेवल के हिसाब से और भी वनडे एग्ज़ाम या जो भी एग्ज़ाम आप देते हो उस हिसाब से, ठीक है। तो जो मौलिक अधिकार हैं वो हमारे जो संविधान है उसके भाग, इसको मैं हटाता हूँ, उसके भाग कितने में, भाग 3 में, मतलब भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, ठीक है। ये अनुच्छेद आपके 12 से 35 तक में है। अनुच्छेद 12 से 35 तक में क्या है आपके मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स भी इनको आप बोल सकते हो, ठीक है। भाग 3 में है 12 से 35 तक। ये दोनों क्वेश्चन ऐसे आपको एक एक क्वेश्चन को समझते चलना है और ऐसे ही पूछ भी लेता है एग्ज़ाम में, ठीक है। अब पूछेगा कि मौलिक अधिकार जो है कहाँ से लिए गए हैं, तो ये क्या कहाँ से लिए गए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है तो ये अमेरिका से लिए गए हैं, ठीक है। तो ये आपका एक क्वेश्चन बन जाता है कि मौलिक अधिकार जो हैं आपके कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका से लिए गए हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा और फैक्ट जान लेते हैं कि संविधान का जो भाग 3 है, संविधान का जो भाग 3 है इसी को जो अपना संविधान है इसमें भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा गया है, ठीक है। भाग 3 को ही क्या कहा गया है, भारत का अधिकार पत्र, भारत का अधिकार पत्र, या इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा। तो ये कई बार पूछा गया है कि भारत का मैग्ना कार्टा या भारत का जो अधिकार है पत्र उसको किस भाग को कहा गया है, तो भाग 3 को कहा गया है, मौलिक अधिकार को कहा गया है। तो अभी तक आपने इतना जान लिया कि अनुच्छेद 12 से 35 तक में है, अमेरिका से लिए गए हैं और भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा भी इसको बोला जाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको जान लेते हैं, मौलिक अधिकारों में जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो कितने हैं, ठीक है। तो जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो हमारा जो मूल संविधान था, मूल जो संविधान था, थोड़ा सा यहाँ नोट नहीं है लेकिन मैं बोल के आपको बता दे रहा हूँ, जो आपका मूल संविधान था उसमें हमारे जो मौलिक अधिकार थे वो कितने थे, 7, ठीक है, 7 हुआ करते थे। लेकिन
क्या हुआ कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, इसको मैं हटा देता हूँ, पहले कितने थे 7। अगर क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछे कि बताइए आप कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, तो मूल संविधान की जब बात करेगा तब हम कहेंगे 7 थे, लेकिन बाद में 44वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था, 1978 में। कब हुआ, 1978 में, 1978 में 44वां संविधान संशोधन 1978 में क्या होता है, संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया, यहाँ से मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। कौन से अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया, यहाँ से हटा के क्या अनुच्छेद जो पहले 31 और 19 का में था, इसको 300A के तहत, क्या 300A के तहत इसको क्या बना दिया गया, एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो आपको सीधी सी बात समझनी है कि पहले 7 थे, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा करके 300A के तहत उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। सिंपल सी बात है, बस इतनी सी समझना है, ठीक है। ज़्यादा हमें अपने लेवल के हिसाब से चीज़ें करनी है, बहुत ज़्यादा हमें परेशान होने की या बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, जितना है उतना पर्याप्त है, इससे बाहर नहीं जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कभी कभी एक आध बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि मूल अधिकारों की सर्वप्रथम मांग कब उठी, तो पूछा गया है कि सबसे पहले मांग कब उठी, तो ये 1931 का जो कराची अधिवेशन हुआ था, कराची अधिवेशन हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे, वल्लभ भाई पटेल, जो पटेल साहब थे इसके अध्यक्ष थे। कांग्रेस का जो घोषणा पत्र हुआ था वहाँ पे सबसे पहले मूल अधिकारों की क्या मांग उठी थी। तो कभी कभी पूछ लेता है, और मूल अधिकारों का पूछ लेगा कि भाई प्रारूप किसने बनाया था, तो मूल अधिकारों का जो प्रारूप था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। अभी मैं वन लाइनर भी करवा दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ बेसिक फैक्ट आपके ये चीज़ समझ में आई होगी। अब हम लोग बात करते हैं 12 से 35 तक में, ठीक है। तो जो 12 से 35 तक में है, अनुच्छेद जो 12 है, अब हम लोग सीधा अनुच्छेद पे आते हैं, ठीक है। अनुच्छेद जो 12 है वो राज्य के बारे में बताता है कि ऐसी कोई भी संस्था, राज्य के अंदर क्या आ जाएगा, देखिए राज्य के अंदर क्या आ जाएगा, राज्य के अंदर वो सारी संस्थाएं आ जाएंगी। राज्य के अंदर आपके, देखो मैं इसको हटाता हूँ, राज्य हो जाएगा यहाँ पे, और राज्य के अंदर आपके देखो भारत सरकार भी आ जाएगी, ठीक है, संसद भी आ जाएगी, राज्य सरकार आ जाएगी, विधानमंडल आ जाएगा, स्थानीय और कोई प्रशासनिक अधिकारी भी आ जाएंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि राज्य के अंदर वो सारी संस्थाएं, सारी सरकार, सारी ऐसे चीज सिस्टम्स आ जाएंगे जो किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन कर सकते हैं, समझ रहे हो। अब देखिए यहाँ पे मौलिक अधिकार से हनन है, आपका राज्य सरकार भी कर सकती है, ठीक है, भारत सरकार भी कर सकती है, हाँ। अब देखो यहाँ पे डीएम साहब भी कर सकते हैं, कोई आपका मान लीजिए कोई विभाग हो, पीडब्ल्यूडी है, जल निगम है, बिजली विभाग है, तो ये सब भी आपके अधिकारों का हनन कर सकते हैं। मान लो बिजली विभाग किसी के घर को बिजली नहीं दे रहा, जबकि वो हर तरीके से वैलिड है, तो क्या हो गया, यहाँ पे उसने हनन कर दिया, तो आप कोर्ट जा सकते हो। जल निगम भी ऐसा ही है, तो ये आपको समझना है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ने का प्रयास किया जाएगा। थोड़ा सा पढ़ते चलेंगे। देखिए, वे अधिकार जो किसी व्यक्ति के जीवन हेतु अनिवार्य और मौलिक होने के कारण उस देश के संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, जिनमें सामान्यतः राज्य भी हस्तक्षेप नहीं करता, उन्हें क्या कहते हैं हम, मौलिक अधिकार कहते हैं। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु विशेष प्रावधान किए गए हैं। सरकार का कोई भी अंग इनके विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता, ये चीज़ आपको जाननी ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। परंतु ये निरंकुश व असीमित नहीं है, हाँ समझ रहे, असीमित नहीं है, इनकी भी एक वो है, अभी मैं बता दूंगा इसका, कि देखिए एक अनुच्छेद है आपका 352, अनुच्छेद 352, ठीक है। अगर अपने जब अपने राष्ट्रीय देश में कोई नेशनल इमरजेंसी जैसे हालात बन जाते हैं, तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़ करके, ठीक है,
वो बाकी के जितने सारे मौलिक अधिकार हैं वो क्या किए जा सकते हैं, स्थगित किए जा सकते हैं। ये कंडीशन कब होगी, जब आपातकाल की कंडीशन होगी तो इसीलिए बोला गया है कि असीमित नहीं है कि आप कुछ भी कर सकते हो। सरकार इसको कंट्रोल कर सकती है, लेकिन तब जब बहुत ही इमरजेंसी वाले हालात हों, लाइक इमरजेंसी लगी हो देश में, तब जो है आपका जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार को छोड़ के बाकी आपको जो है नेशनल इमरजेंसी 352 में, इसके तहत आपको जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ये जो कौन सा है 21 ही मान लो, वहाँ अगर उसको छोड़ के आपको बाकी सारे मौलिक अधिकारों को क्या कर दिया जाएगा, आपका स्थगित कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अब थोड़ा सा इसके आगे पढ़ते हैं तो थोड़ा सा और अभी आपको समझ में आएगा। ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ी लिया। अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन से हमारे अधिकार हैं। तो देखो, हम लोगों ने बात कर रखी है कि मूल जो संविधान था वहाँ कितने थे, 7, लेकिन अब वर्तमान में कितने हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं, या मूल अधिकार बोल सकते हो। मूल अधिकार कितने हैं, 6 हैं, प्रेजेंट टाइम में 6 हैं। तो थोड़ा सा जानते हैं कि कैसे कैसे क्या है। देखिए, पहला है जो आपका, वो है आपका समता का अधिकार। ठीक है, समानता या समता का अधिकार। ठीक है, इसी को अनुच्छेद 14 से 18 में इसको क्या किया गया है, वर्णित किया गया है, समानता के अधिकार को। ठीक है, दूसरा है आपका जो 14 से 18 तक में समानता का अधिकार है। उसके बाद सेकंड है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। इसको थोड़ा सा आप देख लीजिए एक बार ऊपरी हाईलाइटेड तरीके से, फिर इसको एक्सप्लेन भी हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो आपको समझना है कि जो आपका स्वतंत्रता का अधिकार है ये कितने में है, दूसरा है आपका मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में है। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक में है। और पांचवा है आपका संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, यह अनुच्छेद 29 से 30 में है, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। 29 से 30 में क्या है, संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार। और लास्ट जो 6वां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं। और ये मौलिक अधिकारों की समझ लीजिए, ये आत्मा है या जान है, जो भी समझना, जब हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से तो बताएंगे। अनुच्छेद 32 से 35 तक में इसका हमको जिक्र मिल जाएगा। ठीक है, तो ये थी हम लोगों का हाईलाइट था केवल। अब हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल से करने की कोशिश करेंगे। और जो 7वां था संपत्ति का अधिकार, वो हटा ही दिया गया है। 301 के तहत उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है, ये मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। तो अब प्रेजेंट में 6 हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं। पहला जो हमारा अनुच्छेद है वो है समानता का अधिकार। ठीक है, हम समानता का अधिकार जो है, समता या समानता का अधिकार, ये हमारा जो मूल अधिकार है, जो हमारे संविधान के मूल अधिकार हैं, उनमें अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक में ये क्या है, वर्णित हैं। तो अब हम लोग सबसे पहला जो अनुच्छेद है वो समानता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 14 को हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं, 14 को। तो ये अनुच्छेद जो 14 है वो क्या कहता है, विधि के समक्ष समानता। विधि मतलब कानून भी बोल सकते हो इसको, या विधि भी बोल सकते हो। तो विधि के समक्ष समानता, इसके अनुसार राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं कर सकता। तो देखिए, इसमें एक सीधा सा इसका हम अर्थ ऐसे समझ सकते हैं कि जो राज्य होता है सभी व्यक्तियों के लिए, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। और यहाँ पे राज्य से मतलब, आप एक बात याद रखना, मैं यहाँ पे राज्य यूज कर रहा हूँ, राज्य वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, तो आप राज्य का जो वर्ड है वो बहुत ही ब्रॉड तरीके से यहाँ समझना। अब यहाँ पे राज्य का मतलब उत्तर प्रदेश सरकार नहीं है। राज्य का मतलब संसद भी है, भारत सरकार भी है, राज्य सरकार भी है, यहाँ तक कि जिला कोई अधिकारी भी हो सकता है, जो आपके ऐसा कोई भी सिस्टम या कोई भी प्रशासनिक सेवा जो आपके मौलिक अधिकारों का हनन कर सके। ठीक है, तो वहाँ राज्य से आपको इतना बड़ा ब्रॉड सोच के चलना है। तो राज्य जो है, अब यहाँ पर राज्य से समझना है, राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा। ठीक है, जो राज्य है वो सभी व्यक्तियों के लिए कैसा, एक समान कानून बनाएगा। ठीक है, और उनको एक समान तरीके से लागू करेगा। ठीक, ये बात आपको समझनी है। अब एक चीज़ समझिए कि मतलब कुछ चीज़ें हैं, अब इसके अंदर कुछ अपवाद आते हैं। लाइक जैसे यहाँ पे ये बोला गया है
कि जो भारत के अंदर जो भी लोग हैं सबको बराबर के मूल अधिकार हैं। एक जो भारत का लॉ है वो सब पे समान तरीके से लागू होगा, लेकिन इसके अंदर कुछ जो है अपवाद आते हैं, जैसे आपके राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और राजनायक। तो ये जो लोग हैं ये अपवाद की श्रेणी में आते हैं। इनके लिए थोड़ा सा कुछ चीज़ों में इनको अलग से छूट प्रदान की गई है, ठीक है। तो ये आपको समझना है। बाकी सभी लोगों के लिए जो भी हमारा कानून है वो सबको समान तरीके से लागू होगा और उन पर पालन करवाया जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद अनुच्छेद 15 की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है आपका। थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं, इसको हटा देता हूँ मैं, एक सेकंड। हम अनुच्छेद 15 की हम लोग बात करते हैं। तो अनुच्छेद 15 हमारा क्या कहता है? सामाजिक समानता की बात करता है। मतलब ये क्या कहता है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध होगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी मतलब राज्य किसी इन तरीक़ों से किसी में एक दूसरे में डिफरेंस पैदा नहीं कर सकता, कोई विभेद नहीं कर सकता। धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर कि ये महिला है, पुरुष हैं, बच्चे हैं, लिंग के आधार पर भी आप विभेद नहीं कर सकते हो। जन्म स्थान के आधार पर आप विभेद नहीं कर सकते हो। बोलते हैं ना कि मैं चुनाव इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन में हो जाता है बाहरी वर्सेस घर का। लाइक अभी पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ है तो उसमें ये खूब वर्ड यूज़ हुआ कि जो मोदी जी हैं वो बाहर के हैं और हम ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के हैं। तो ये जो इस तरीके की चीज़ें हैं वो अलग बात है, लेकिन जो संविधान है हमारा वो क्या कहता है और जो कानून हमारा है वो क्या कहता है, हमें वो चीज़ समझनी है, ठीक है। तो जन्म स्थान आदि के आधार पर कोई भी हम लोगों में भेदभाव नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब यहाँ पे इसको समझने वाली बात है कि देखिए इसके अंदर क्या है, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे मतलब अपवाद की श्रेणी में आती हैं। वैसे तो धर्म, मूल, वंश, जात, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं कर सकते, लेकिन जो अनुच्छेद 15 के खंड है उसमें कुछ चीज़ें अपवाद के तौर पर बताई गई हैं, उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो देखिए जो इसमें तो नहीं है, लेकिन मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, समझ लेना, ठीक है। तो जो आपका अनुच्छेद 15 है, 15 का जो आपका फर्स्ट पार्ट है, 15 का जो खंड फर्स्ट है वो आपका क्या कहता है कि धर्म, मूल, वंश, जात, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकता है। मतलब आप किसी भी व्यक्ति के साथ इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकते। अब जो 15 का खंड 2 है वो क्या कहता है, उस चीज़ को हम थोड़ा सा समझते हैं। 15 का जो खंड 2 है वो कहता है कि जैसे कोई भी सार्वजनिक स्थल है, जो सार्वजनिक स्थल हैं, सार्वजनिक स्थल समझते हो ना, जैसे रेलवे स्टेशन है, होटल है, मंदिर है, कोई रोड है, बस स्टॉप है, यहाँ पे आप किसी भी व्यक्ति को जाने से नहीं रोक सकते हो, ठीक है। जो भी व्यक्ति होता है उनको आप किसी तरीके का भेदभाव नहीं कर सकते, यहाँ ये सबके लिए हैं, तो आप यहाँ कोई भी जा सकता है, ठीक है। अब जो 15 का खंड 3 है वो क्या कहता है, उसको भी हम समझते हैं। मैं ये अपवाद बता रहा हूँ कि ये देखो कैसे कैसे क्या होता है। देखिए अभी तक जो 2 खंड थे हमने उनमें एक चीज़ देखी है कि हमें ये दोनों खंड जो बताए, दोनों पार्ट जो हैं उन्होंने हमें यही बताया कि कोई भी भेदभाव हम नहीं करेंगे। लेकिन अब जो तीसरा जो आया है, अब यहाँ से देखो भेदभाव की बात यहाँ से निकल के आएगी। तीसरा जो खंड है, जो पार्ट है, वो ये कहता है कि अगर कोई राज्य चाहे, मतलब ये जो थर्ड जो है वो फर्स्ट और सेकंड का एक तरीके से अपवाद है। अगर कोई राज्य चाहे तो वो स्त्रियों और बच्चों के लिए कोई योजना बना सकता है, मतलब उनको कोई सुविधा दे सकता है। स्त्रियों, किसके लिए? बच्चों के लिए और स्त्रियों के लिए। तभी आपने देखा होगा जो सरकारें होती हैं, राज्य सरकारें, वो महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए काफ़ी योजनाएं चलाती रहती हैं। तो ऐसे तो देखा जाए तो ये तो विभेद हो गया ना, कि मतलब बच्चे और महिलाओं को कोई कहे कि मैं अडल्ट हूँ, मुझे भी मिलना चाहिए। तो ये जो 15 का खंड 3 है वही उसमें ये प्रावधान किया गया है। जैसे कि जननी सुरक्षा योजना, कन्या विद्याधन,
तो जननी सुरक्षा योजना ये सब क्या है, महिलाओं को थोड़ा सा क्या देती हैं, छूट देती हैं, राज्य के ऊपर निर्भर करता है, वो अगर कोई उन लोगों को फ़ायदा देना चाहता है तो दे सकता है। ठीक है, एक सेकंड रुको थोड़ा सा। तो 15 का 3 ये बोलता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं जो 15 का अनुच्छेद 15 का जो 4 है वो क्या कहता है, उसको देखते हैं। ये आपका ओबीसी एससी एसटी के रिजर्वेशन को बात करता है। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति ओबीसी एससी एसटी के सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को कल्याण के लिए, उनके कल्याण के लिए इस व्यवस्था को अपनाया गया है। मतलब शैक्षणिक, यहाँ पे यही बात आपको समझनी ज़रूरी है, शैक्षणिक आरक्षण की बात की गई है यहाँ पे। शैक्षणिक आरक्षण जो है मतलब कोई संस्था है और मतलब जहाँ पे शैक्षणिक आरक्षण के लिए ओबीसी एससी एसटी को ये जो अनुच्छेद 15 का खंड 4 है वो क्या करता है, आपके लिए प्रावधान करता है। कोई भी अगर शैक्षिक संस्थान है तो वहाँ पे आपके रिजर्वेशन की व्यवस्था ओबीसी एससी एसटी या जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं या सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनके लिए ये प्रावधान करता है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि ये अपवाद है। अब जो 15 का खंड 5 है वो ये बोलता है कि मतलब जो सरकारी संस्थान थे, सरकारी शैक्षिक संस्थान है वो तो 15(4) में आ जाएंगे और 15(5) में आपके आ जाएंगे जितने भी प्राइवेट शैक्षणिक संस्थान है, वहाँ पे भी ओबीसी एससी एसटी के लिए क्या है, आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं अनुच्छेद 15 आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 16 की। देखिए वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत सिंपल भाषा में और अच्छे से आपको समझा पाऊँ। और आप इसको समझ लिए तो मुझे नहीं लगता कि फिर आप किसी भी किताब से, किसी भी नोट से आप पढ़िए, आपकी चीज़ें आपके सामने क्लियर होंगी। मुझे नहीं लगता कि फिर आपको कोई डाउट रहने वाली है और बहुत ज़्यादा डिटेल में या बहुत ज़्यादा उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका इतने से काम हो जाएगा, भरोसा रखिए। ठीक है, इतना तो भरोसा आपको रखना पड़ेगा। और बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, बस थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कर दिया करिए, क्योंकि अगर आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करोगे, चैनल सब्सक्राइब कर लोगे, लाइक कर दोगे तो थोड़ा सा मन करेगा और मैं अच्छे से आपको कुछ चीज़ें प्रोवाइड कर सकूं, मेरे जो भी एक्सपीरियंस हैं या जो भी है मैं उस चीज़ को आपके सामने रख सकूं। और इतना है कि वो चीज़ें आपको फ़ायदा ज़रूर करेंगी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 16 की। तो ये अवसर की समानता की बात करता है। मतलब इसको बोलते हैं लोक नियोजन में अवसर की समानता। इसके अनुसार सभी नागरिकों को सरकारी पदों पर नियुक्ति के लिए समान अवसर प्राप्त होंगे। देखिए ये जो अनुच्छेद 16 है ये कहता है कि आप जितने भी सरकारी नौकरियां होंगी उनको उनमें सबको क्या किया जाएगा, समान अवसर दिया जाएगा। मतलब धर्म, मूल, वंश, जन्म स्थान, जाति, लिंग के आधार पर, निवास स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध मानता है। अतः सरकारी सेवा नौकरियों में किसी भी व्यक्ति के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। किंतु यह भी कहा गया है कि राज्य निवास के आधार पर कोई शर्त लगाना चाहे, मतलब यहाँ पर राज्य के ऊपर आ गया। यहाँ पर राज्य से मतलब राज्य सरकार अपनी वाली, यहाँ पे वहाँ से इसको समझेंगे आप कि अगर कोई राज्य सरकार चाहती है कि वो निवास स्थान के आधार पर कोई विभेद करना चाहता है तो वो कर सकता है। लाइक कोई शर्त लगाना चाहता है तो लगा सकता है। मतलब यूपी में वैकेंसी निकली है, अगर कोई एमपी या बिहार या पश्चिम बंगाल के लोग अगर अप्लाई करते हैं यूपी दरोगा में, बिहार के बच्चे अगर अप्लाई करते हैं तो उनको जनरल कैटेगरी में, मतलब जैसा सरकार चाहे नोटिफिकेशन में वो प्रावधान अलग से शर्त लगा सकता है। ठीक है, अब इस अनुच्छेद में बस थोड़ा सा अपवाद एक चीज़ का और है कि जो सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए ओबीसी एससी एसटी के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी किया गया है। वैसे तो समान अवसर हैं लोक नियोजन में, लाइक सबका पेपर एक जैसा होता है, सब कुछ होता है बस, लेकिन ओबीसी एससी एसटी जो रहते हैं इनको सामाजिक दृष्टि से जो कमज़ोर वर्ग हैं उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि आरक्षण को किसी भी स्थिति में 50% से सीमा को पार नहीं करना चाहिए। ठीक है, किंतु संविधान संशोधन के माध्यम से यह व्यवस्था दी गई है कि किन्हीं वर्षों में आरक्षित पद नहीं भर पाते हैं तो आने वाली रिक्तियों में इन पदों को जोड़ा जा सकेगा। ऐसी स्थिति में आरक्षण 50% से अधिक भी हो सकता है। मतलब अगर कोई वैकेंसी आपकी निकली है और अगर उसके पद नहीं भर पाए तो वो आगे जाके दूसरी में ऐड करके भी भरे जा सकते हैं। तो आपको अभी सिर्फ इतना समझना है कि लोक नियोजन में सबको जो है सरकारी नौकरियों में सबको अवसर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन ओबीसी एससी एसटी और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े लोगों के लिए थोड़ा सा
आरक्षण की व्यवस्था की गई है और किसी भी मतलब इतना ही समझ लो, इतने में भी आपका काम हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट जो अनुच्छेद है वो करते हैं। अनुच्छेद जो 17 है वो क्या कहता है, अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का अंत। इसको चीज़ को हम लोग समझते हैं अनटचेबिलिटी। इसको, ये बहुत ज़रूरी था, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई है संविधान में। तो ये क्या कहता है अनुच्छेद 17 कि आज मतलब जब से लागू हुआ हमारा संविधान तब से किसी भी तरीके का कोई भी छुआछूत का अब प्रयोग निषिद्ध होगा। मतलब कोई भी किसी को अनटचेबिलिटी के आधार पे आप मतलब किसी को परेशान या मतलब कोई भी कोई ऐसा कृत्य नहीं कर सकते हैं जो किसी के मौलिक अधिकारों का हनन हो। तो अनुच्छेद 17 सिंपल सा कहता है अस्पृश्यता का अंत। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो डायरेक्टली ऐसे ही पूछेगा, मौलिक अधिकार अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 17 में वर्णित है। ठीक है। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था उस टाइम पे भी काफ़ी चीज़ें मतलब स्वतंत्रता से पहले काफ़ी उपाधियां होती थी। जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना, केसरे हिंद और जुलू पदक, पता नहीं बहुत सारी उपाधियां मिलती थी लोगों को, अंग्रेज़ देते थे। लेकिन जैसे ही हमारा ये संविधान जब से लागू होगा उस दिन से ही हमारी ये उपाधियों का सारा अंत कर दिया गया है। अब कोई भी व्यक्ति पे कोई उपाधि नहीं रहने वाली है, नहीं रहेगी। बस इतना है कि इसमें भी अपवाद है कि सेना और शिक्षा को संबंधी उपाधियों को छोड़कर, मतलब सेना, अब जैसे सेना होता है तो उसमें उपाधियाँ परमवीर चक्र मिल जाता है, अशोक चक्र मिल जाता है। तो सेना और शिक्षा संबंधी उपाधियों को छोड़कर, ठीक है, बाकी सबकी उपाधियों को समाप्त कर दिया गया है। तो ये अनुच्छेद आपका 18 डायरेक्ट पूछेगा उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में, 18 में है। आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है। तो अब वीडियो हो रहा है बहुत बड़ा, तो मैं यही बोलूँगा कि मैं सिर्फ वीडियो को बहुत बड़ा नहीं करूँगा। वैसे भी 30 मिनट का हो गया, लेकिन मैं अब अगला जो वीडियो आऊँगा मैं कोशिश करूँगा उसको कम समय में मैं इसके आगे आपको पढ़ाऊँ और बहुत ही अच्छी चीज़ें फैक्ट देने की कोशिश करूँगा एकदम डीपली। अनुच्छेद 19 जो इसके बाद आने वाला है, वाक स्वतंत्रता, जिसमें हम लोगों के बारे में स्वतंत्रता के अधिकार जो हैं अब आगे हमें पढ़ने हैं, वो बहुत अच्छे से मैं डीपली तरीके से आपको पढ़ा दूँगा। और उम्मीद क्या है, मतलब मैं गारंटी है इस चीज़ की कि इससे बाहर नहीं जाएगा, आपका इतने से काम हो जाएगा। मैंने इतने एग्ज़ाम दे लिए अपने हिसाब के, इससे बाहर नहीं जाता क्वेश्चन मौलिक अधिकारों में। और बहुत ही इम्पोर्टेंट है यूपीएसआई में, यूपीएसआई में आपके 1 या 2 क्वेश्चन तो मान ही लो यहाँ से आ ही जाते हैं। ठीक है। तो 2 क्वेश्चन बहुत बड़ी बात है, आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं थोड़ा सा। तो जो लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए थैंक यू सो मच, और उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहिए। प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए। ठीक है। तो आज वीडियो को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं बहुत जल्द। नेक्स्ट वीडियो भी आपका अवेलेबल हो जाएगा। जय हिंद।